नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसमें एक आपकी बहुत रोचक सी कहानी है परनिंदा, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। सबसे पहले हम उसमें जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। साहित्य शास्त्री तो ये होता है साहित्य के विद्वान। चंदा सार्वजनिक कार्यों हेतु दी गई आर्थिक सहायता। परोक्ष दृष्टि से परे, दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला उपकरण, साधन, उद्गम, उत्पत्ति का स्थान, रूपरेखा, किसी कार्य का संक्षिप्त रूप, संयोजक सभा, समितियों का प्रबंधन करने वाला। अपवाद सामान्य नियम से परे या भिन्न, साक्षी होता है बेटा गवाह। बेगार यानी बिना मजदूरी के कोई काम करवाया जाए बलपूर्वक, उसे बेगार कहते हैं। पुरानी मान्यताएं, पुरानी रीतियां। तटस्थ रहता है, किनारे पर रहना यानी किसी का पक्ष न लेना, पक्षपात से दूर रहना। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला। औपचारिक होता है, केवल दिखावटी। प्रतिज्ञा होता है वादा, संकल्प, इरादा। तो ये शब्दार्थ आपने देखे। अब हम देखेंगे आपके पाठ को। देखिए, जैसा कि पाठ के आरंभ में ही दिया गया है, इसका जो शीर्षक है वही हमें दर्शा रहा है। पर निंदा मीन्स दूसरे की निंदा करना। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहते हुए बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि फलां व्यक्ति ऐसा है, फलां व्यक्ति ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। इस तरह की चर्चाएं बहुत से लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका काम ही निंदा करना होता है, बुराई करना होता है। जब तक वो एक दो कह ना लें, उनका खाना है वो उन्हें हजम नहीं होता है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। लेखक ने बहुत अच्छी सीख दी है। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। तो रस कितने माने गए भाई? 10। समय परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। पुरानी मान्यताएं हैं आउट ऑफ डेट, यानी जो पहले की प्रचलन की रीति की जो विधियां थी वो सब बदल गई हैं। पहले की बातों को कोई नहीं मानता। जब कहते हैं कि पहले ऐसा था तो कहते हैं कि पहले होता होगा, अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा होता है। यानी पहले की जो मान्यता है ना वो सब भुला दी गई हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। यानी रस 10 होते हैं, लेकिन इसने एक अलग रस का नाम बताया। अध्यापक महोदय साहित्य के इस नए रस का नाम सुनकर के चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, सबसे अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। निंदा रस यानी दूसरे की चुगली करने में जो आनंद आता है उसको सबसे श्रेष्ठ मानूंगा। सच पूछिए तो अपना तो यह हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं। किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का मौका ना मिले ना, अवसर ना मिले, मौका ना मिले, तो भाई हमारा तो जीवन है वो वीरान हो जाए। बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से लेखक ने लिखा है।
आगे कहता है, महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह पर निंदा है। यानी दूसरे की बुराई करने में घर से कुछ नहीं लगता है, एक पैसा भी नहीं लगता है। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम यानी बहुत बड़े हॉल की ज़रूरत है, न किसी अन्य उपकरणों की, न किसी को बुलावा देना है यानी निमंत्रण पत्र छपवाने का कष्ट करना है, और न सभा सोसाइटी बना करके चुनाव कराने का की किल्लत है, न मासिक चंदा देना मासिक चंदा देना। यानी इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मन आया निंदा कर दी, मन आया निंदा नहीं की। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड न है तो आप कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते, किंतु पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है, यानी आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। परनिंदा के खेल में राजा और रंक होता बेटा फकीर का भेद नहीं माना जा सकता। परनिंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं सकते, यानी हर व्यक्ति के अंदर ये हुनर नहीं होता है कि हर व्यक्ति दूसरे की बुराई करने वाला निंदक नहीं होता है। लेकिन तो वह परनिंदा, इसके लिए न किसी आगे कहता है, परनिंदा खेल में राजा रंग का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा के खेल को सभी नहीं खेल सकते, बल्कि खेलते हैं, सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, परनिंदा को क्या माना गया है? मीठी रोटी माना गया है। जिधर से तोड़ो उधर से मीठी लगेगी, सुनने वाला भी मग्न और निंदक भी रसलीन। यानी जिसके सामने हम निंदा करेंगे वो भी आराम से सुनेगा, अरे भाई बताना किसका क्या है, यानी बड़े चाव से सुनता है निंदा करने वाले की बात, और निंदा करने वाले व्यक्ति को भी आनंद आता है, यानी दोनों ही रस लेते हैं। निंदा रस के उद्गम तथा विकास का कोई शोध पत्र या शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया कि भाई निंदा रस कहाँ से पनपा, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। सुना है कि हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कहता कि आया नहीं है देखने में, लेकिन सुना है किसी विश्वविद्यालय ने शुरुआत की है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा है उसका संकेत मिलता है। कबीरदास जी सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, किंतु संत तो थे ही। मुझे प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। तभी उन्होंने क्या क्या लिखा देखिए। कहता कि जो कबीरदास जी हैं उनके भी निंदक बहुत तेरे होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को, निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए, नज़दीक रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए का मतलब हमारे घर के आंगन के इर्द गिर्द रखना चाहिए, क्योंकि निंदक तो हमारे लिए बिना साबुन और बिना पानी के हमारी काया को निर्मल करने वाला होता है, यानी हमारे विकारों को दूर करने वाला होता है। आगे अगला तिनका कभू न नींदिए, जो पायन तर होए, कबू अखियन उड़ी अखियन पर
पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं कि तिनका कबू न नींदी, हमें तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पायंतर होए, जो हमारे पैरों के नीचे होता है। यदि कभू आँखें न उड़ी आँखें न परी, कभी गलती से उड़ के आँख में गिर जाता है तो पीर घनेरी होए, बड़ा कष्ट होता है। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे नहीं की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही आता है। यानी भाई किसी की चुगली करनी हो तो उसके पीठ पीछे से करो तो ही आनंद आएगा, क्योंकि रस भी पीठ पीछे करने से ही आता है। परोक्ष होता है पीठ पीछे, प्रत्यक्ष होता है सामने। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। यानी भाई कोई चाहेगा कि उसके सामने कोई उसकी चुगली करे? कोई नहीं चाहेगा, कोई बुराई करे नहीं चाहेगा। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा मानते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए स्थिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी को भी नहीं छोड़ते। डैडी मीन्स पिता को भी नहीं छोड़ते भाई। क्या कहते हैं? पढ़ते खुद नहीं है, कहते पेपर पूरा किया था, हमारा क्या कसूर है, फेल हो गए तो। गुरुजी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। यानी कि भाई पिताजी को नहीं छोड़ते तो अध्यापक की कौन कदर करता है? अध्यापक की कदर करना बंद हो गई। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा तो बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा, सो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए थे, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर के हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने किया नहीं। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। तो जिम्मेदार डैडी हुए या मैं? यानी कि जिम्मेदार डैडी हुए ना। हम उनके मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर से सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर में कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसन के पास बड़ी चतुराई से सारी बातें सुनती रही। तो निंदा रस ये रस होता है भाई। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कवि ने, लेखक ने। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके होते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें, वे तुरंत कहेंगे, आज 4 पैसे हो गए हैं, पर बाबूजी भूखे मरते थे। कई बार तो उनकी माँ हमारे यहाँ आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़े थे, अगर हमारे डैडी ने इन्हें रुपए उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते समय उन्होंने सभी कवियों का अभिवादन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई तो बनता बहुत था। किसी की आवाज़ें रेंगने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। देखिए, पहले जब उनके सामने थे ना तो वो सबकी वाहवाही कर रहे थे, और पीछे से है ना वो उन पे गलतियां निकालने लगे।
मैं अनुभव कर रहा था जिस समय निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वही था। वे संयोजक बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। यानी मैंने उनको क्या कहा कि भाई आप अच्छे गवैये हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, हम तो धन्य हो गए, नहीं तो कहाँ मिलते हैं आज लोग। मैं अवश्य आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हो जाऊंगा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। उन्हें चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले, बस फिर क्या था, कहने लगे धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारेगामा भी नहीं जानते। यानी सारेगामा संगीत के सुर, भाई सारेगामा पा मैं पैदा निशा, कि नहीं जानते। उनके जाते ही वे पिल पड़े, उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मज़ा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और जब जबान में से भी न कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। तो निंदक कहाँ रहते हैं? तटस्थ भाव पर। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हों। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। यानी जरूरी नहीं भाई जिसकी बुराई करते हैं वे उससे नाराज भी हो जाएं, लेकिन आदत है उनकी, वो खराब हो गई है, आदत से लाचार हो गए हैं। अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुट गए थे जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित था। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए। बचते कैसे? बड़ी मुश्किल से लोगों से माफ़ी मांग करके उनका पिंड यानी कि पीछा छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, लेकिन फिर रफ्तार वही। एक दिन हुआ ऐसा कि सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे, यानी अपनी सासू माँ की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि इनकी उनकी बहुत सी बुराई कर रहे थे। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं उस आदमी तक वो बात पहुंच जाती है, चाहे हम कितना ही छिप करके किसी की बुराई करते हों, किसी की निंदा करते हों। तो कहते हैं ना कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती जी से सारी बातें कह दी और सुबह सुबह मेरे घर पर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं भाई, बड़ी बुरी लत लग गई है। मैंने मजाक मजाक में ही अपनी सास के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगा करके श्रीमती जी से कह दिया, कल दिन भर से खाना नहीं बना है। शाम को भी तो उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है। यानी कि मैंने सास की बुराई की, किसी ने बता दिया उनको, और भाई अब उन्होंने खाना भी नहीं बनाया और अपने कपड़े पैक कर लिए हैं, वो जाने की तैयारी में है। और मायके जाने में के लिए तैयार हो रही है। भाई तुम ही चलो कुछ हो सके। बोला भाई अब बचा सकते हो तो तुम ही बचा सकते हो, चलो तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा यार आज पहली बार थोड़ी ही है,
क्यों नहीं अपनी जुबान पर काबू रखते? क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त आपका मनोरंजन किसी साधन से नहीं हो सकता? भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता फिरता, यानी पुरुष की कोई बात होती चलता फिरता। मियाँ बीवी के झगड़े में मैं पढ़ूं, इतने बाल मेरे नहीं हैं, सिर पर नहीं है। भाई मैं झगड़ा मोल नहीं ले सकता तुम्हारी पत्नी से, मतलब बहुत मेहनत करने पर मैं उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली जैसे मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको आनंद आ रहा है पढ़ने में तो एक लाइक तो बनता है, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत कर सकूं, आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो बात कहाँ थी कि भाई मैंने जाके नमस्ते किया, उन्होंने बस औपचारिक रूप से कहा नमस्ते। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू करूं। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत आरंभ की तो वे भरी हुई बैठी थी, यानी गुस्से में लाल थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने को आए हैं, अब तक तो बाहर वालों की निंदा किया करते थे, अब घर वालों को का भी नंबर आ गया है। क्यों कोई अपनी माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति हो गई है, इनकी हालत खराब हो गई है। और ये हैं कि इस आदत को नहीं छोड़ते हैं। अब तो पड़ोसियों ने बोलना भी बंद कर रखा है, यानी बोलचाल बंद हो रखी है। जिससे देखूं बुराई, यानी जहाँ भी देखूं बुराई करते ही रहते हैं। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा है ना वो थोड़ा सा शांत हुआ। श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे अति शीघ्र से अगर किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी मनोरंजक प्रस्तुति आपके सामने थी। और इसका थीम जो है ये है कि हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, यानी पर निंदा से जितना हो सके हमें बचना चाहिए। यदि हमें अपना जीवन सरल सुलभ बनाना है, कामयाब लाइफ बनानी है, तो हमें भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तभी हम सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।